आज हम देखने वाले हैं ऑर्थोपेडिक का असेसमेंट। ठीक है, ऑर्थो का असेसमेंट देखेंगे और इसको डिटेल में देखने वाले हैं। इससे आपको आइडिया आएगा कि किस तरह से असेसमेंट लिया जाता है। फर्स्ट होता है सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। सब्जेक्टिव का मीनिंग क्या है? सब्जेक्टिव यानी जो थेरापिस्ट है वो पेशेंट से सिर्फ क्या करेगा? सिर्फ पूछना है। ओके, थेरापिस्ट जो है वो पेशेंट से सिर्फ पूछता है, उसको ही सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन कहते हैं। सिर्फ पूछना होता है। डेमोग्राफिक डेटा। फर्स्ट है डेमोग्राफिक डेटा देखेंगे। इसमें पेशेंट्स का नेम। पहले तो जो थेरापिस्ट है उसको कॉन्फिडेंटली रहना है। ठीक है, जो थेरापिस्ट रहेंगे उनको कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना है। उसके बाद अपना थेरापिस्ट खुद का इंट्रोडक्शन देता है। उसके बाद पेशेंट से ये सब डेमोग्राफिक डेटा लेना चालू करता है। तो उसमें फर्स्ट पेशेंट का नेम पूछना है, फिर एज पूछना है। एज कितनी है, क्योंकि कितनी ही डिजीज़ एज के अकॉर्डिंग भी होती है। जैसे कि एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस है वो यंगर एज में होता है। तो इस तरह से कुछ डिजीज़ होती है जो एज, इसलिए एज पूछना है। उसके बाद जेंडर, मेल है या फीमेल। उसके बाद हाइट एंड वेट, ये भी मेजर किया जाता है, हाइट एंड वेट, क्योंकि कुछ डिजीज़ जो होती है जिसमें हाइट वेट इम्पॉर्टेंट होता है। ऑस्टियोपोरोसिस में हाइट, बोन की जो हाइट होती है वो कम होने लगती है एंड वेट होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। कुछ कंडीशंस में वेट ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो जाता है। ओके, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, उसमें क्या होता है, वेट इंक्रीज़ हो जाता है। तो हाइट वेट मेजर करना होता है। फिर हैंड डोमिनेंस, राइटी है कि लेफ्टी है। ठीक है, राइट है या लेफ़्ट है, क्योंकि उनको एक्टिविटी रिलेटेड प्रॉब्लम होती होगी, इसलिए हैंड डोमिनेंस भी पूछना इम्पोर्टेंट है। ऑक्यूपेशन, क्या वर्क कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ डिजीज़ जो होती है वो वर्क से रिलेटेड भी होती है। कितने ही कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होने के चांसेस होते हैं। ओके, कितने को ही मतलब सिटिंग पोजीशन में रहने से लॉन्ग टाइम बैक पेन भी होता है। इम्प्रॉपर पोस्चर की वजह से कितने वेट उठाते हैं, उसकी वजह से PIVD के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, बैक पेन भी होता है। तो ये सब ऑक्यूपेशन क्या है उनका, उसकी डिटेल लेनी है। देन एड्रेस भी पूछना होता है, क्योंकि पेशेंट जो क्लिनिक पे आते हैं उनको कितना मतलब दूर पड़ता है, उसके लिए एड्रेस पूछा जाता है। डेट ऑफ असेसमेंट, आप जो ये असेसमेंट ले रहे हो उसका डेट यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, क्योंकि ये इसके ऊपर से मतलब कब असेसमेंट लिया गया था। ओके, तो उससे प्रोग्रेशन नोट बनाने में हेल्पफुल रहता है और दूसरे को भी ये असेसमेंट दो थेरापिस्ट को, तो उनको भी आइडिया रहता है। इसलिए डेट ऑफ असेसमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चीफ कंप्लेन देखेंगे इसमें। फिर आपको पेशेंट से चीफ कंप्लेन, उनकी मेन कंप्लेन क्या है। ओके, तो पूछना है कि आपकी मेन कंप्लेन है वो क्या है, और वो जिस लैंग्वेज में बोले पेशेंट को अपनी ही लैंग्वेज में बोलने देना है। तो पेशेंट बताएंगे उनकी चीफ कंप्लेन होगी। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, पेन होगा या वीकनेस होगा, स्टिफनेस होगा या स्वेलिंग होगा, तो ये सब वो बताएंगे। फिर फंक्शनल लिमिटेशन, यानी एक्टिविटी में कौन सी एक्टिविटी वो नहीं कर पाते हैं वो भी आपको पूछना है, वो भी बताएंगे। फिर कोई अदर कंप्लेन होगी तो वो भी आपको पूछना रहेगा। ठीक है, अदर जो कंप्लेन रहेगी वो भी आपको पूछना है। तो इस तरह से चीफ कंप्लेन डिटेल में लिखना है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। फिर प्रेजेंट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री मतलब अभी पेशेंट की कंडीशन कैसी है। ओके, अभी पेशेंट जो आया है पहले की जो कंडीशन थी उससे लेके प्रेजेंट यानी अभी जो चल रहा है वो वाला उनकी हिस्ट्री लेनी है। उसमें मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, यानी इंजरी जो हुई थी वो कैसे हुई थी। ठीक है, ऑनसेट ऑफ
इंजरी इंजरी की मतलब ये शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी वो भी पूछना है। और प्रेजेंट हिस्ट्री में उन्होंने कभी फिजियोथेरापिस्ट मतलब ट्रीटमेंट ली है, ओके। उन्होंने पहले से अभी तक में कितनी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट ली है उसके बारे में डिटेल लेना है। कितने क्लिनिक पर से यहाँ पे आए हैं वो भी आपको पूछना है। तो ये सब प्रेजेंट हिस्ट्री में आएगा, ठीक है। देन पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री में आपको जो पहले हो चुका है पीछे, जैसे कि पास्ट में कोई एक्सीडेंट हुआ था, ओके, तो वैसे हिस्ट्री जो होती है उसको पास्ट हिस्ट्री कहते हैं, जिसमें इंजरी की कब से शुरुआत हुई, मान लो 2 साल पहले हुआ था, ओके, तो सबको पास्ट हिस्ट्री में कंसिडर करेंगे। तो वो पास्ट हिस्ट्री लेना है। उसके बाद पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लेना है। पास्ट मेडिकल एंड पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री भी होता है, जिसमें वो पीछे कोई उनकी मेडिकल कंडीशन थी या फिर कोई सर्जरी उन्होंने करवाई थी, तो वो पास्ट हिस्ट्री हुआ। फिर पर्सनल हिस्ट्री लेना है। पर्सनल हिस्ट्री में आप पेशेंट से पूछोगे कि वो स्मोक तो नहीं करते हैं, टोबैको तो नहीं खाते हैं, और खाते तो कितने दिन में कितनी बार खाते हैं, ओके, वो जानना होता है। कितना ड्यूरेशन में वो खाते हैं और कितनी बार खाते हैं। तो ये सब अल्कोहल लेते हैं या नहीं, ये सब उनकी पर्सनल हिस्ट्री हुई। फिर एंजाइटी रिलेटेड भी पूछना होता है। तो ये सब क्या होता है, पर्सनल हिस्ट्री भी बहुत अफेक्ट करती है। तो इस तरह से आपको पूरा डिटेल लेना है। इसके बाद हो गया फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में कई बार जेनेटिकली मतलब इसलिए लिया जाता है कि कई बार ऐसी कंडीशन होती है जैसे कि जेनेटिकली डीएमडी है, वो कई बार जेनेटिकली होता है कि मदर को था तो फिर बच्चे को भी हुआ। तो इस तरह से कुछ कंडीशन है जो जेनेटिकली होती है। तो पार्किंसन डिजीज़ भी है जिसमें जेनेटिकली एक भाई को था, 2 भाई को था, फिर तीसरे भाई को भी हुआ, चौथे भाई को, इस तरह से मतलब फैमिली में ये ट्रांसफ़र होता रहता है। तो फैमिली हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है। कितने फैमिली मेम्बर भी है वो सब भी डिटेल लेना होता है। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में मतलब पेशेंट की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, वो उनका मेन, क्योंकि ट्रीटमेंट में उनको ये भी होता है, ट्रीटमेंट रिलेटेड जो होता है वो सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री उनके लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो पुअर है या कैसे है वो सब सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में आएगा। पेशेंट की कंडीशन कैसी है वो। फंक्शनल हिस्ट्री। फंक्शनल हिस्ट्री में अभी वो क्या क्या एक्टिविटी कर पाते हैं, ओके, अभी उनसे कितनी एक्टिविटी होती है, तो वो फंक्शनल हिस्ट्री में आएगा। तो ऊपर जो हमने लिया वो सिर्फ हमने पेशेंट से पूछ के लिया, ठीक है, उनको सिर्फ पूछना था। थेरापिस्ट जो है सिर्फ पूछ के ले रहा था, तो उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट देखने वाले हैं। इसमें सिर्फ क्या करना है, थेरापिस्ट है वो सिर्फ पेशेंट को ऑब्जर्व करेगा, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, कुछ पूछना नहीं है। तो बॉडी बिल्ड, पहले बॉडी बिल्ड यानी उनका जो है मिजोमॉर्फिक है, इकोमॉर्फिक है, ये सब आपको पूछना है। उनका जो बॉडी है वो कैसा है, मीडियम साइज का है, ज़्यादा ही पतले हैं, ये सब आपको लिखना होता है, ठीक है। मतलब यही जो आप थीन फैट लिखते हो, पेशेंट थीन है, मीडियम है या फैट है, वही वाला उसको इकोमॉर्फिक मेसोमॉर्फिक की तरह भी लिखते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। फिर पोस्चर आपको देखना है, कितनी कंडीशन ऐसी होती है जिसमें पोस्चर अफेक्ट होता है। कितने पेशेंट को मतलब ऑर्थो कंडीशन में देखोगे काइफोसिस पोस्चर होगा, फॉरवर्ड नेक होगा, कितने में ही देखोगे तो
लॉर्डोसिस भी देखने को मिलता है। तो आप पोस्चर जो है बैक का देखना है तो आप शर्ट रिमूव करवा के भी पोस्चर ऑब्जर्व कर सकते हो। तो उसमें लॉर्डोसिस भी देखने को मिलेगा, काइफोसिस भी होता है। तो ये सब स्ट्रक्चर, स्कोलियोसिस भी देखने को मिलेगा। फिर ये सारे पोस्चर मतलब ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। हेड टू फीट तक पूरा पोस्चर, पोस्टीरियर व्यू में, एंटीरियर व्यू में एंड लेटरल व्यू में, तीनों व्यू में आप लिखोगे। उसके बाद है एटीट्यूड ऑफ लिम्ब। एटीट्यूड ऑफ लिम्ब का मीनिंग क्या है? जो पेशेंट होते हैं उनका लिम्ब जो होता है कितने का, देखोगे आप स्टॉक में कैसा होता है कि कितने का ही ऐसा फ्लेक्शन सिनर्जी की वजह से इसका फ्लेक्शन में ही रहता है। ओके, तो उनका कोई हैंड ऐसे फ्लेक्शन में कैसे रहता है, उनका कोई वो लिम्ब का एटीट्यूड कहते हैं। तो आपको लिखना रहता है। फिर एटीट्यूड ऑफ पेशेंट, पेशेंट का एटीट्यूड कैसा है, गुस्से वाले है या फिर कॉन्फिडेंस है या फिर टेंशन में है, वो सब एटीट्यूड ऑफ पेशेंट का लिखना रहता है। फिर एक्सटर्नल अप्लायंस, एक्सटर्नल अप्लायंस में उन्होंने कोई ऑर्थोसिस पहना है, प्रोस्थेसिस पहना है, तो वो सब कोई मतलब नी कैप है, ऐसा कोई कास्ट यूज़ करते हैं, तो ये सब आपको लिखना है। एक्सटर्नल अप्लायंस में जो भी हो, स्टिक भी लेते हो तो वो भी आपको लिखना है वॉकिंग के लिए, गेट पैटर्न के लिए, तो एक्सटर्नल अप्लायंस में आएगा। फिर डिफॉर्मिटी देखते हैं। कितने ही ऐसी कंडीशन होती है जिसमें डिफॉर्मिटी आपको दिखेगी। रोमेटॉइड आर्थराइटिस है जिसमें सबसे ज़्यादा डिफॉर्मिटी दिखती है। फिर कोई नी की कंडीशन हो गई जिसमें नी लॉक या जेनोवारम या जेनोवाल्गम दिखेगा। तो इस तरह से डिफॉर्मिटी जो दिखे वो आपको ऑब्जर्व करके यहाँ पे नोट डाउन करना है। फिर स्किन एंड ट्रॉफिक चेंजेस आपको ऑब्जर्व करना है। उनका जो स्किन होता है उसमें कोई डिस्कलरेशन तो नहीं हुआ है, स्किन कैसी है, ड्राई है, शाइनी है, वो देख के पता चलता है। एंड ट्रॉफिक चेंजेस में मतलब कोई रेडनेस नहीं हुआ है, वो सब आपको देख के ऑब्जर्व करके यहाँ पे नोट डाउन करना है। फिर वुंड एंड स्कार, कोई वुंड या स्कार दिखे आपको, सर्जरी के बाद जो स्कार दिखता है या फिर वुंड हुआ हो, ओके, घाव, तो वो आपको घाव, वुंड यानी घाव, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। देन एडिमा, एडिमा जो होता है वो एक्स्ट्रा फ्लूइड जो होता है वो कलेक्ट हो जाता है, तो उसे एडिमा कहते हैं। वो हैंड या ओके, हैंड जो होता है उसमें और फीट में ज़्यादातर देखने को मिलता है, लेग में, फीट में। तो यहाँ पे वो आपको एडिमा हो तो दिखेगा, तो वो आपको एडिमा लिखना है। फिर गेट, पेशेंट माँ को कहने का कि आप चलो, तो उनका गेट पैटर्न ऑब्जर्व करने का। कितने ही मतलब फुट ड्रॉप वाले होते हैं, कितने पेशेंट का फेस्टिनेटिंग गेट होता है, अटैक्सी गेट होता है, आपको गेट ऑब्जर्व करना है। फुट जो सारे फेस आते हैं, फुट फ्लैट, ओके, टो ऑफ, हील ऑफ, फुट फ्लैट, स्विंग फेस भी ऑब्जर्व करना है। तो इस तरह से पूरा कि प्रॉपर वो चलते हैं, उनके स्टेप जो होते हैं वो अच्छे से रखते हैं फुट, वो सब आपको गेट में ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो वो था ऑब्जर्वेशन, जिसमें हमने क्या किया, सिर्फ ऑब्जर्व किया, पेशेंट से कुछ पूछा नहीं है। अब आएगा पाल्पेशन। और पाल्पेशन में क्या करना है, आपको पाल्पेट करके चेक करना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट है वाइटल सिम्टम्स देखना होता है। तो आप फर्स्ट टेम्परेचर रूल आउट करोगे, टेम्परेचर कितना है, कुछ कंडीशन में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। फिर ब्लड प्रेशर चेक करोगे, ब्लड प्रेशर कितना है। फिर हार्ट रेट चेक करोगे एंड देन रेस्पिरेटरी रेट चेक करोगे। तो इतने वाइटल सिम्टम्स से आपको ये चेक करना होगा। देन वार्म चेक करोगे कि वो ज़्यादा हीट, ज़्यादा गर्म या ज़्यादा कूल है। कितनी ही कंडीशन ऐसी होती है जिसमें स्किन कूल ही रहता है, ओके। हार्ट की कंडीशन है जिसमें स्किन जो देखोगे आप कूल देखने को मिलेगा, ओके। तो
कूल है या वार्म है ये आपको देखना है, वार्मर चेक करना है। टेक्सचर ऑफ स्किन, शाइनी है, ड्राई है, कैसा है वो टेक्सचर ऑफ स्किन देखना है। टेंडरनेस, उनको जिस मतलब कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिस पे टेंडरनेस, यानी एक ही पॉइंट होता है जहाँ पे पेन होता है, तो आपको वहाँ पे थंब से प्रेस करके देखना है कि टेंडरनेस है, और वो कितने ग्रेड का है। 4 ग्रेड होते हैं, माइल्ड, फिर मॉडरेट, फिर सीवियर, फिर बहुत ही ज़्यादा सीवियर। तो इस तरह टेंडरनेस के ग्रेड होते हैं, उसमें आपको रिपीट करोगे, पेशेंट का रिएक्शन देखोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा। फिर स्पाजम देखना है, कोई मसल में स्पाजम तो नहीं है, वो आपको चेक करना है। फिर एडिमा देखना है, एडिमा को आप हैंड से देखोगे कि पीटेड है या नॉन पीटेड है। पीटेड होगा तो क्या होगा, वहाँ पे गड्ढा हो जाता है, ठीक है, और नॉन पीटेड में वहाँ पे गड्ढा नहीं होता है प्रेस करने पे। फिर क्रेपाइटस चेक करोगे, कितने ही मतलब ऐसा होता है फ्रैक्चर हो गया हो तो वहाँ पे भी आपको क्रेपाइटस यानी फील होगा। एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होता है जिसमें क्रेपाइटस कट कट जैसी आवाज़ आती है, उसे क्रेपाइटस कहते हैं। देन मसल वास्टिंग, मसल वास्टिंग तो नहीं हुआ है, कितनी मतलब पुअर जो हैंड की एक्टिविटी, रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड हो जाता है तो वो एक्टिविटी नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है मसल वास्टिंग देखने को मिलता है, तो वो भी आपको चेक करना है। देन पेन असेसमेंट लेना है। अब पेन असेसमेंट में उनको पूछना है कि ये पेन कब से चालू हुआ, तो पेन कब से चालू हुआ फर्स्ट टाइम उसे ऑनसेट कहेंगे। देन साइड, कौन से साइड में पेन है, राइट साइड है या लेफ़्ट साइड है, वो आपको लिखना है। फिर साइट लिखना है, साइट मतलब कौन सी जगह पे पेन हो रहा है, बैक में हो रहा है, नेक में हो रहा है, लेग में हो रहा है, हैंड में हो रहा है, शोल्डर में है, नी में है, वो साइट आपको लिखना है। फिर टाइप, किस टाइप का पेन है, डल है, डल एच है, तो वो बताएंगे कि उनको किस टाइप का पेन हो रहा है। नेचर ऑफ पेन, नेचर ऑफ पेन में आपको पेन है वो किस टाइप का है, मतलब कंटिन्यूअस रहता है या फिर कुछ कुछ एक्टिविटी करने पे ही पेन रहता है, तो वो आपको पूछना है कि नेचर ऑफ पेन कैसा है। अग्रावेटिंग फैक्टर, अग्रावेटिंग फैक्टर यानी पेन को इंक्रीज करे ऐसे फैक्टर जो होते हैं उसे अग्रावेटिंग फैक्टर कहते हैं। तो कौन से फैक्टर है, कितने लोगों को मतलब सीटिंग पोजीशन में पेन होता है, खड़े होने पे रिलीफ हो जाता है, या बेड पे लेटने पे रिलीफ हो जाता है। ओके, कितनी ही ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे उनका पेन इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, नेक फ्लेक्स करते हैं तो उनका पेन इंक्रीज हो जाता है, वॉकिंग करते हैं तो पेन इंक्रीज हो जाता है। तो ये सब क्या है, अग्रावेटिंग फैक्टर है। इस तरह से उनको पूछना है कि पेन कैसे इंक्रीज होता है। देन रिलीविंग फैक्टर आएगा, ऐसा कौन सी एक्टिविटी करते हो जिससे पेन रिलीफ हो जाता है, तो वो रिलीविंग फैक्टर है। जैसे कि बेड पे सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं, तो क्या होता है पेन रिलीफ होता है, तो उसे रिलीविंग फैक्टर में आपको लिखना है। देन इंटेंसिटी ऑफ पेन, इंटेंसिटी ऑफ पेन जो होता है यानी कितना इंटेंसिटी है पेन का, उसके लिए वास स्केल यूज़ करते हैं। एक NRPS भी स्केल होता है, तो यहाँ पे मैंने वास स्केल दिखाया है, यहाँ पे ये देखते हैं। फर्स्ट है नो पेन, ठीक है, ये 10 तक होता है, 0 से लेकर 10 तक होता है। 10 यानी बहुत ही सीवियर पेन, और 0 यानी नो पेन। देन 1 होगा जिसमें थोड़ा पेन होगा। इस तरह से सीवियरिटी बताइए कि कितना पेन हो रहा है। 1 पे बहुत ही वेरी माइल्ड रहेगा, फिर टॉलरेट होगा, फिर वेरी डिस्ट्रेस, फिर वेरी इंटेंस, एंड लास्ट में बहुत ही ज़्यादा सीवियर होगा, तो 10 नंबर दिया जाएगा। तो पेशेंट को ही ये वास स्केल उनको दिखा के पूछना है कि उनको कितना पेन हो रहा है, ये आपको समझा देना है कि 0 से 10 तक पेन रहता है। 10 यानी बहुत सीवियर, 0 यानी कितना, बहुत ही कम, यानी ना के बराबर। तो यहाँ पे वो बताएंगे 4 है या 5 है, वो आपको फिर लिख देना है।
देन बॉडी चार्ट का भी मेनली यूज़ करते हैं। तो पेशेंट इसमें बता देता है, आपको ये बॉडी चार्ट बता देना है और उनको पूछना है कि आपको कहाँ पे पेन है। तो यहाँ पे होगा तो यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे होगा नी पे तो यहाँ पे कहेंगे, हैंड पे होगा तो यहाँ पे। इससे क्लियर आइडिया आता है और आपको ये बॉडी चार्ट बता के उनको पेन पूछना रहता है, ठीक है। फिर आएगा ऑन एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन करना है, इसमें थेरापिस्ट का मेन रोल आता है। इसमें मसल टोन चेक करना होता है, हाइपर या हाइपो है। फिर रेंज ऑफ मोशन चेक करोगे। रेंज ऑफ मोशन में एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, पैसिव रेंज ऑफ मोशन, तो रेंज ऑफ मोशन चेक करना होता है। फिर एंड फील चेक करोगे, एंड फील कैसा है, हार्ड है या सॉफ्ट है, ठीक है। रेंज ऑफ मोशन जो होता है पहले आप एक्टिवली चेक करोगे। अगर एक्टिवली नहीं होता, कितने को भी मतलब पेसिवली भी किया जाता है। पेसिवली इसलिए क्योंकि लिमिटेड रहता है, ठीक है। पेशेंट अपने आप से मतलब 90 डिग्री कर पाता है, ठीक है। और एक्टिवली आप कितना 90 से ज़्यादा 100 डिग्री करवाओगे। तो इस तरह से एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एंड पेसिव रेंज ऑफ मोशन दोनों चेक करना होता है। देन एंड जो होता है उसमें हार्ड है, सॉफ्ट है या फेम है, इस तरह से 3 टाइप्स होते हैं। तो आपको एंड फील चेक करना है, जॉइंट की मूवमेंट करवा के एंड फील चेक करना होता है। देन जॉइंट प्ले चेक करना होता है। तो जॉइंट प्ले में आपको कैसा है जॉइंट प्ले उनका वो चेक करोगे, हाइपो है या हाइपर है। कितना ही का ही जॉइंट प्ले देखोगे तो हाइपो होता है और कितने का हाइपर होता है। तो इस तरह जॉइंट प्ले चेक करना है। देन लिम्ब मेजरमेंट करोगे। लिम्ब में आप ट्रू लेंथ एंड अपेरेंट लेंथ दोनों का यूज़ कर सकते हो। जिसमें शोल्डर में अगर कितने लोगों का एक हाथ छोटा एक हाथ बड़ा होता है तो वो आप लिम्ब मेजरमेंट करोगे मेजर टेप से। देन पैर लेग में भी होता है, उसमें भी आप मेजरमेंट करोगे। ये लिम्ब मेजरमेंट पे मैंने एक वीडियो बनाया है, उस पर आप जाके चेक कर सकते हो। देन गर्थ आप चेक करोगे। देन आप लिम्ब लेंथ एंड गर्थ चेक करोगे। लेंथ तो हमने देखा अलग अलग होता है। लेंथ मतलब टिबिया की लेंथ हो गई, फीमर की लेंथ हो गई, इस तरह से अलग अलग लिम्ब की लेंथ चेक करोगे। एंड गर्थ चेक करना होता है। गर्थ मतलब राउंड, स्वेलिंग इससे पता चलता है गर्थ चेक करने से, ठीक है। मसल में वास्टिंग है कि नहीं है, ओके, एट्रोफी है कि क्या है, उसके लिए क्या करते हैं गर्थ मेजरमेंट करते हैं। उसमें क्या पूरा सर्कमफेरेंस लेते हैं लिम्ब का और इस तरह से मेजर टेप से उसको मेजर करते हैं, जिससे स्वेलिंग हो या फिर एडिमा हो या फिर मसल वास्टिंग हो, वो सब इससे पता चलता है। कंपैरिजन दोनों साइड लेना होता है, ठीक है। फिर गेट चेक करना होता है। गेट एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, स्टेप लेंथ, स्ट्राइड लेंथ, वो सब, फुट फ्लैट है, वो सब चेक किया जाता है। तो उस तरह से गेट चेक करेंगे। देन इन्वेस्टिगेशन आता है। इन्वेस्टिगेशन में क्या, जो एक्सरे या वो सब रिपोर्ट होती है उसको आप देखोगे। तो उसमें एक्सरे या फ्रैक्चर हुआ हो तो एक्सरे करवाओगे, या फिर ऑर्थोसिस कोई कंडीशन, ऑर्थोडिक कंडीशन जो होती है, जैसे कि लंबार का जो चेंजेस होता है वो सब एक्सरे में दिखता है। तो वो एक्सरे, फिर एमआरआई भी चेक कर सकते हो। एमआरआई में डिस्क बल्जिंग हो तो वो सब एमआरआई में दिखता है। तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लेनी है, फिर वो आपको नोट डाउन करना है। फिर स्पेशल टेस्ट करना होता है। सारे जॉइंट के स्पेशल टेस्ट होते हैं, जिससे एक कंडीशन मतलब पता चलता है, ओके। सब कंडीशन के लिए स्पेशल टेस्ट होता है। फ्रोजन शोल्डर के लिए स्पेशल टेस्ट होंगे, ठीक है। कार्पल टनल सिंड्रोम है तो उसके लिए स्पेशल टेस्ट होता है। तो वो चेक करने से अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो वो आपको लिखना होता है, ठीक है। स्पेशल टेस्ट पे मैं सभी जॉइंट वाइज एंड कंडीशन वाइज स्पेशल टेस्ट का वीडियो बना दूंगी, ठीक है। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या होता है, आप जो डॉक्टर का डायग्नोसिस होता है और अपना जो थेरापिस्ट का जो डायग्नोसिस होता है, उसमें आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस लिखना होता है। उसमें डॉक्टर का जो डायग्नोसिस होगा उसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहेंगे और खुद का जो डायग्नोस करते हैं वो यहाँ पे लिखना होता है।
डॉक्टर का डायग्नोसिस यहाँ पे ऊपर लिखेंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस में, एंड थेरेपिस्ट ने जो डायग्नोसिस किया है वो यहाँ पे लिखना होता है। डायग्नोसिस लिखने के बाद इसमें प्रॉब्लम लिस्ट लिखना होता है कि पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या ट्रीटमेंट देने वाले हैं। तो प्रॉब्लम लिस्ट बनाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट जो होता है वो डिसाइड किया जाता है। तो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में भी शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, जो जैसे कि पेन रिलीफ करना, ये सब शॉर्ट टर्म गोल्स में आएंगे। पेन रिलीफ करना है, स्पाजम रिलीफ करना है, ठीक है। फिर रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ करना है और फंक्शनल एक्टिविटी में अपना डेली एक्टिविटी कर पाए उसको इम्प्रूव करना है। तो ये सब शॉर्ट टर्म गोल्स में आएंगे। लॉन्ग टर्म गोल्स में स्ट्रेंथनिंग आता है, मसल को स्ट्रेंथनिंग करना, तो ये सब लॉन्ग टर्म गोल्स में आएंगे। तो इस तरह से शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म्स गोल्स भी डिसाइड करके ट्रीटमेंट किया जाता है, लिखना डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको इतने तक लॉन्ग टर्म गोल्स तक पूरा असेसमेंट लेना होता है पेशेंट का। फिर देखो मेन क्या होता है असेसमेंट, कोई भी कंडीशन का आप कैसे लोगे, आपको साइन एंड सिम्टम्स उस कंडीशन का पता होना चाहिए, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स पता होगा, उसके ऊपर से ही आप सब कुछ लिख सकते हो। तो किसी भी कंडीशन का साइन एंड सिम्टम्स आपको प्रॉपरली पता हो तो आप उसको अच्छे तरह से असेसमेंट लिख पाओगे, ठीक है। तो ये था पूरा ऑर्थो का असेसमेंट। इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और नेक्स्ट हम न्यूरोलॉजिकल का असेसमेंट देखने वाले हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।